ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है। दिल्ली में दलितों की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए अमित शाह के बयान पर आम्बेडकर के कथित अपमान का आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर गई। अरविंद केजरीवाल बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और बीजेपी को दलित विरोधी बताया। जय 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 भीम, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। लोकसभा में संविधान का मुद्दा विपक्ष को ताकत देने वाला साबित हुआ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस फॉर्मूले को अपनाने में जुट गए। चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के जरिए बीजेपी को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी के साथ सड़क पर उतर आए। केजरीवाल संसद में अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ये सारे नेता बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दें। इस जगह पर धारा 163 BNSS लागू है। आप यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं और दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठ गए और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। दिल्ली में जल्दी चुनाव होने हैं। बीजेपी से लड़ाई में केजरीवाल के लिए दलित वोट बहुत मायने रखता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अहम वोटर दलित समुदाय का है। दिल्ली में दलित आबादी 17% है, जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित है। दलितों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केजरीवाल ने बाबा अम्बेडकर से जुड़े इस मामले को अपने पक्ष में भुनाने में देर नहीं की। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 संसदीय सीटों की 12 अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 12 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले थे। इसी बात से उत्साहित बीजेपी को लगता है कि जिन इलाकों में दलित मतदाता हैं, वहां पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी साल 2013 के बाद से ही दिल्ली के दलित बहुल सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। दिल्ली में दलितों का वोट पहले कांग्रेस के पास था, लेकिन अब इस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा माना जाता है। दिल्ली में दलितों को रिझाने के लिए बीजेपी ने इस बार खास रणनीति भी बनाई है। पार्टी ने अनुसूचित जाति वाले 30 विधानसभा क्षेत्रों में काम करना शुरू भी कर दिया है। इनमें से 12 वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी का ये कोर वोटर कहीं बीजेपी की तरफ न चला जाए, इसके लिए केजरीवाल फौरन सक्रिय हो गए। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं, उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा। या तो वो बीजेपी के साथ हैं
या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। दिल्ली में अनुसूचित जाति कोटे की आरक्षित 12 सीटों के अलावा 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित वोटर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के 17 से 43% तक वोटर्स हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए। उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक तरह से नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। इसी तैयारी का अहम हिस्सा है मतदाताओं का जातीय समीकरण, जिसमें दलितों की जगह सबसे खास है। हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संविधान को स्वीकार करने के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में इस बहस के दौरान देश ने देखा कि कैसे सभी दलों ने इस मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से नेताओं को सराहा और निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के लंबे शासन पर निशाना साधा। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। करीब 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना एक खानदान के 55 साल लंबे शासन पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेते हुए संविधान के प्रति उनकी धारणा पर सवाल उठाए थे। It's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. पहली बार संसद पहुंची राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा और बीजेपी से तीखे सवाल पूछे। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता।